हेलो एवरीवन, वेलकम टू खुशी की दुनिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिजनेस तो बहुत आते हैं आपके दिमाग में, चाहे आप स्टूडेंट हो या फिर कोई प्रोफेशनल हो या फिर किसी गवर्नमेंट जॉब में काम करते हो और उस आइडिया को लेकर के आप अपना बिजनेस प्लान करने के लिए सोच रहे हैं जो अभी तक केवल आपके माइंड में है, या हो सकता है कि या आप इसके आगे के स्टेज में हो। लेकिन जब भी बिजनेस या सेटअप को शुरू करने की थॉट्स हमारे दिमाग में आ रहे होते तो बहुत सारे ऐसे पहलू भी होते हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी होता है कि वो एक्सपेक्ट्स क्या है, वो बुक्स, वो सब इन्फॉर्मेशन हम आज इस समरी में जानेंगे कि कैसे हम एक एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं या अपने खुद के बिजनेस को सेट कर सकते हैं। तो चलिए लर्निंग को अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करते हैं। आज की बुक समरी है द हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर, जिसे लिखा गया है सुब्रतो जी के द्वारा। ये समरी स्टार्टअप की शुरुआत करने के लिए एक गाइड की तरह है जो आपके मेंबर्स चूज करना, मिशन विजन का पता लगाना और एक बिजनेस प्लान के लिए सही इन्वेस्टर को चूज करना सिखाएगा। ये हमको आईपीओ और राइट कस्टमर तक पहुंचना भी सिखाएगा और ये भी बताएगा कि कई स्टार्टअप क्यों फेल हो जाते हैं। ये काफी अलग तरह की डिफरेंट टाइप की बुक समरी है क्योंकि इसका जो इन्फॉर्मेशन है इसमें मजे हुए एंटरप्रेन्योर सुब्रतो बागजी से बहुत इन्फॉर्मेशन लेंगे। वो एक मल्टीनेशनल आईटी कंपनी के को फाउंडर है। वह $1 बिलियन की कंपनी जिसमें 20,000 से ज्यादा एम्प्लॉय काम करते हैं। ये 1999 से 2007 तक चीफ ऑपरेटिंग के और 2012 से 16 तक में एक मैनेजर रहे हैं। फिलहाल वो बतौर चेयरमैन काम कर रहे हैं और गवर्नमेंट काउंसिल ऑफ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया के मेंबर भी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की बुक समरी द हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर बाय सुब्रतो बागजी। तो व्हेन डू आई नो इफ आई एम रेडी? हो सकता है कि आप एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल हो सकता है कि आपने कभी एक एंट्री लेवल जॉब से स्टार्ट किया और आज आपकी कंपनी में हाई सैलरी वाली पोजीशन पर पहुंच गए हो। आप शायद अब अपना कोई खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते होंगे या सोच रहे होंगे। लेकिन इससे पहले कि आप कोई डिसीजन ले, खुद से एक सवाल करिए कि क्या आप अपने स्टेबल जॉब्स को छोड़ करके एक नए और अनजान वेंचर में एंट्री करने के लिए रेडी है? क्या आप अपने हाई सैलरी वाली जॉब को छोड़ सकते हैं? क्या आप महंगी गाड़ी और कंफर्टेबल लाइफ के बगैर जी सकते हैं? और क्या आपने कभी अपने फैमिली को अपने प्लान के बारे में बताया है? क्या आपको लगता है कि आपकी कंसिस्टेंसी के बगैर सरवाइव कर पाएंगे? क्या आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि आप बिना कोई सुपरविजन के काम कर सकते हैं और खुद के लिए कोई गोल सेट कर सकते हैं? हो सकता है कि आपके पास कोई नया बिजनेस प्लान आइडिया हो या फिर मान लो कि आपने कोई जबरदस्त ऐप बनाया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि आपका प्रोडक्ट कुछ ऐसा ही होगा जैसे कि फूड का मॉडल टी है, माइक्रोसॉफ्ट का डीओएस, एनटीओ का पीपीएस 4 या फिर एप्पल का एप्पल आई है। आप सोच रहे होंगे कि आइडिया मार्केट में आते ही छा जाएगा, लेकिन क्या आपको नहीं लगता कि एक ब्रिलियंट आइडिया होने से सब कुछ नहीं होता? आइडिया के साथ में आपको एक विजन और कमिटमेंट भी चाहिए होता है। आइडिया के साथ में नया विजन और मैनेजमेंट भी चाहिए होता है। जब आप एक नई कंपनी खोलते हो तो ये मत सोचो कि आप कोई नया पेड़ लगा रहे हो, बल्कि ये सोचो कि एक दिन आप एक पूरे का पूरा जंगल बनाओगे। बेशक आज आपके पास में रिसोर्सेस नहीं, शायद आपको इसके प्रोसेस नहीं पता है, लेकिन आपके पास एक कंपनी को ग्रो करने का विजन तो जरूर से होना चाहिए। इस विजन की वजह से आप अपने बिजनेस के उतार चढ़ाव को हैंडल कर सकते हैं। यही वो चीज है जो आपकी ताकत है, आपके बिजनेस की ताकत है। हो सकता है आप अपनी जॉब से ऊब चुके हो या फिर उस प्रोफाइल को छोड़ करके नई फील्ड ट्राई करने की कोशिश कर रहे होंगे, या हो सकता है आपको अपना बॉस भी पसंद ना हो। शायद यही वजह होगी कि आपको लगी लगाई नौकरी छोड़ करके खुद का बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं। लेकिन आप जो भी स्टेप उठाए उससे पहले 2 मिनट रुक करके जरूर सोचे, अपनी फैमिली के बारे में सोचे। क्या आपने इस बारे में अच्छे से सोच लिया? क्या आपने अपने लाइफ पार्टनर से बात की, अपने बेस्ट फ्रेंड से डिस्कस किया, उनसे पूछा कि वो इस बारे में क्या सोचते हैं? क्या उन्हें लगता है कि आपको बिजनेस में एंट्री करने के लिए रेडी हो? एक बार फिर से सोच लो। क्या पता कि आपको आपकी कंपनी में ही किसी और लोकेशन में ट्रांसफर मिल जाए या फिर किसी दूसरे लोकेशन या कंपनी में जॉब मिल जाए। इस बुक के ऑथर सुब्रतो बागजी से किसी ने पूछा था कि आपने आईटी कंपनी माइंट्री का को फाउंडर करने का फैसला क्यों किया? तो सुब्रतो ने जवाब दिया कि ये कंपनी नया बिजनेस स्टार्ट करना ऐसा ही है जैसे किसी बच्चे को जन्म देना। सब जानते हैं कि प्रेगनेंसी में कितनी परेशानी उठानी पड़ती है, कितने सैक्रिफाइसेस करने पड़ते हैं, लेकिन इसके बावजूद औरत अपने बच्चे को जन्म देने के लिए, माँ बनने के लिए दुनिया का हर सुख ठुकरा सकती है। बड़े से बड़ा दर्द भी एक औरत के अंदर इच्छा को दबा नहीं सकता है। हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्रेट आइडिया चाहिए जो कोई कहीं और आइडियाज में इन्वॉल्व हो सके, और आपको उसको सही तरीके से इन्वॉल्व या फिर इम्प्लीमेंट लागू करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के लिए इंटेल के फाउंडर ने अपना बिजनेस सिर्फ पीपीए फॉर माइक्रोसॉफ्ट पे नहीं बल्कि माइक्रो प्रोसेसर पे बनाया था। ये प्रोडक्ट इन्वेंट करना किसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करने से एकदम अलग होता है। ये जरूरी नहीं कि इन्वेंटर में हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर बनने की स्किल हो।
हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेन्योर बनने के लिए सबसे पहले आपको एक ग्रेट आइडिया चाहिए होगा। अब बात करते हैं चूजिंग द टीम। मान लो कि आपके पास एक बिजनेस आइडिया और आपको लगता है कि फ्यूचर में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएगी जिससे कि आप इसको कई तरह के आइडिया में बदल सकते हैं। तो आपका नेक्स्ट स्टेप होगा अपने लिए एक फाउंडिंग टीम चूज करना। एक स्टार्टअप को चलाने के लिए फाउंडर के पास में कुछ क्वालिटीज होनी चाहिए। उनके अंदर कस्टमर लाने के, मनी मैनेजमेंट के, प्रोडक्ट को प्रोड्यूस और डिलीवर करने के साथ ही इन्वेस्टर से डील करने की एबिलिटी होनी चाहिए। बाद में चाहे तो ये इन डिपार्टमेंट के लिए फुल टाइम पर्सन हायर कर सकते हैं, लेकिन पहले फाउंडर्स या फिर स्टार्टअप टीम को ये सारे टास्क खुद हैंडल करना आना चाहिए। कुछ एंटरप्रेन्योर कॉम्पिटिटिव टीम मेंबर ढूंढने के लिए रेडी ही नहीं होते, बल्कि अपने रिश्तेदारों या दोस्तों को ये काम दे देते हैं। मेरी वाइफ का अकाउंटेंट है, वो पार्ट टाइम हेल्प करेगा, या फिर मेरा फ्रेंड यूएस के बड़ी कंपनी में जॉब करता है, वो मुझे कुछ क्लाइंट दिलवा ही देगा। लेकिन आपको ये बात समझनी चाहिए कि आप इन लोगों पर डिपेंड नहीं हो सकते हो। और क्यों नहीं हो सकते हो? अगर आपके भाई अगर बहुत बिजी रहा किसी काम से, या फिर आपका हेल्प ना कर पाए तो, या फिर आपका फ्रेंड आलसी निकला तो, रिश्तेदार और दोस्त सिर्फ आपका भला कर सकते हैं, आपको गुड विशेस दे सकते हैं, आपका दुआ कर सकते हैं और कभी कभार आपको पैसे उधार दे सकते हैं, लेकिन इससे ज्यादा उनसे उम्मीद नहीं रखना चाहिए। तो इसके लिए आपको एक कंपोनेंट टीम बनानी ही पड़ेगी, जिनके साथ मिलकर के आप अपने स्टार्टअप को आगे बढ़ाने के लिए खूब हार्डवर्क करो। ये कुछ क्वालिटीज है जो आपकी टीम में खास तौर से होनी चाहिए। सबसे पहले तो ऐसा आदमी चाहिए जिसने साबित किया है कि उसमें काबिलियत है और उसने किसी भी काम और जिम्मेदारी को उठाने की एबिलिटी है। ऐसे कई कैंडिडेट मिल जाएंगे जो बड़े बड़े दाव करेंगे कि उनमें कई पेटेंट फाइल किए हैं, कई पेपर पब्लिश किए हैं और कई कॉन्फ्रेंस में स्पीच भी दे चुके हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो ये सारी जो अचीवमेंट उनकी नहीं है अकेली, बल्कि उनकी कंपनी की है। इसीलिए बेटर होगा कि ऐसे लोगों को ढूंढा जाए जिन्होंने ग्राउंड लेवल पे छोटा ही सही बट खुद से कुछ क्रिएट किया हो। आपको ऐसे लोगों की जरूरत है जो बड़े बड़े दावे करते हैं, ऐसा नहीं चाहिए आपको, बल्कि कोई ऐसा चाहिए जिसने मुश्किल टाइम में टीम को लीड किया हो या फिर ऑर्गेनाइजेशन को मुश्किल हालात में बचाया हो। स्टार्टअप में आपको ऐसे लोग चाहिए होते हैं जो एक्चुअली में काम करते हो और बाकियों की भी हेल्प करते हो। आपके कोर टीम का हर आदमी बिजनेस बनाने के प्रोसेस में शामिल होना चाहिए। अगर वो कस्टमर्स नहीं ला पा रहे या फिर ऑर्डर पूरे नहीं कर पा रहे तो उनको रखने का कोई फायदा नहीं। कोर टीम के अंदर जो सेकंड क्वालिटीज होनी चाहिए वो है कॉम्प्लीमेंट्री कंपोजिशन। माइंड ट्री में 10.5 फाउंडर अपने अपनी स्पेशलिटी के हिसाब से कंट्रीब्यूट करते हैं। सुब्रतो बागची मार्केटिंग और पेपर डेवलपमेंट पे एक्सपर्ट है, जबकि उनके को फाउंडर्स कंपनी में बाकी जरूरतों को पूरी करते हैं। उनकी टीम ऐसी है कि अगर उनको किसी सुनसान टेम्पो पे छोड़ दिया जाए तो भी ये लोग सर्वाइव कर लेंगे। आपको भी बिल्कुल ऐसी ही टीम चाहिए जिसमें हर मेंबर्स अपनी फील्ड का एक्सपर्ट हो और सब में एक दूसरे की कमी को पूरा करने की कैपेबिलिटी हो। कोर टीम एक खुद में ही एक छोटा सा ऑर्गेनाइजेशन की तरह होना चाहिए। अगर आपके पास में एक स्ट्रॉन्ग टीम होगी तभी आप एक अच्छे इन्वेस्टर्स और हाईली टैलेंटेड टीम को अट्रैक्ट कर पाएंगे। थर्ड क्वालिटी है रेजिलेंस, यानी अगर गिर गए तो दोबारा खड़े होकर के चलने का जज्बा होना चाहिए। एक कंपनी बनाना किसी मैराथन से कम नहीं है, ये एक लंबा सफर है जहां कदम कदम पर आपको चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। और कोर टीम में इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो किसी मुश्किल टाइम में वो रेडी रहे। मुश्किलें कुछ भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। प्रॉब्लम जैसे कि क्लाइंट ने डील वापस ले ली, फिर बिजनेस पार्टनर या फिर बोर्ड मेंबर धोखा दे जाए, या फिर टीम का कोई मेंबर ही छोड़ के चला जाए। ऐसे में रेजिलेंस वो चीज है जो आपकी हिम्मत टूटने नहीं देती है। चाहे कैसे भी मुश्किल क्यों ना आन पड़े, आप रात भर बेचैनी से करवट बदलते हैं ये सोचकर कि शायद आने वाली जो सुबह है वो कुछ उम्मीदों से भरी पड़ी हो सकता है कि कोई अच्छी खबर मिल जाए और आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। फोर्थ क्वालिटी है एक दूसरे के डिसीजन पर सवाल उठाने और सहमत ना होने की एबिलिटी। कोर टीम भी के मेंबर्स जो होते हैं वो इतने एबल होने चाहिए, कैपेबल होने चाहिए कि वो डिसीजन सोच सके और एक साथ भी सोच सके, साथ मिलकर के भी सोच सके। यानी ये है कि ग्रेट आइडिया में उनका कंट्रीब्यूशन देना और साथ मिलकर के सोचने का ये मतलब नहीं कि हर किसी की बात पे हामी भरे। कोर टीम को ये जरूर पता होना चाहिए कि पर्सनल डिसएग्रीमेंट और प्रॉब्लम बेस्ड डिसएग्रीमेंट के बीच में काफी फर्क होता है और यही फर्क उनको समझना चाहिए। आपको अपने कोर कि आपके अपने अंडर वाले जो है उनके फीडबैक खुले दिल से सुनने चाहिए। ये समझना जरूरी है कि अगर वो किसी बात से एग्री नहीं कर रहे तो वो अपने पर्सनल रीजन से नहीं, बल्कि उनको अपना ओपिनियन यानी कि भलाई के लिए वो ऐसा बोल रहे हैं। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो इस चीज के लिए, तब भी आपको सुनने से डिसएग्री नहीं करना है। उस बात पे ध्यान देना है कि कहाँ क्या हो रहा है, किस लिए ये रिजेक्शन आ रहा है। कंपनी को ओपन फीडबैक से बेहद फायदा होता है। डीएनए, मिशन, विजन एंड वैल्यूज। हर इंसान अपने डीएनए की वजह से खास है। यही वो तरीका है जिससे हम अपने क्वालिटी आने वाले जनरेशन को पास करते हैं।
इंसान की तरह भी अपने कंपनी का भी अपना एक डीएनए होता है, जो उनके होने से ये एक ऐसी चीज़ है जो इजीली चेंज नहीं की जा सकती है। माइंडट्री एक आईटी कंसल्टेंसी और सॉफ्टवेयर कंपनी है। सुब्रतो बैनर्जी और उनके को फाउंडर इमेजिनेशन, एक्शन और जॉय के तौर पर अपनी कंपनी का डीएनए देखते हैं। ये सब डिस्क्राइब करते हैं कि वो लोग कौन है, क्या बनना चाहते हैं। तो इमेजिनेशन क्यों कोई भी नए नए सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना, फिक्शन इसीलिए क्योंकि वो अपने क्लाइंट को दिए जाए गए एडवाइस की जिम्मेदारी लेते हैं, और जॉय वो अपने काम को एंजॉय करते हैं इसी के लिए, और जॉब डिलीवर करता है टाइम पे एक खुशी का माहौल बनाना चाहते हैं। ये बिल्कुल वैसा है जैसे आप अपने डेंटिस्ट के फेवरेट डेंटिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि आप उनके पास इसलिए जाते हैं क्योंकि आपके उनके पास में कई स्किल है, वो अपने काम को एंजॉय करते हैं। डीएनए हर ऑर्गेनाइजेशन की जान होता है। ये नहीं कि आप अच्छी अच्छी बातें लेकर के दीवार पे टाल दो, लेकिन जब तक आप उसको फॉलो नहीं करेंगे उसकी कोई अहमियत नहीं है। आपकी कोर टीम को उन शब्दों पे बिलीव करना होगा, तभी वो उनको एक्शन पे बदल पाएंगे। अपना डीएनए पता करने के बाद आपको एक मिशन स्टेटमेंट क्रिएट करना होगा। यह आपकी कंपनी के लिए डायरेक्शन सेट करेगा। मिशन स्टेटमेंट को नॉर्थ स्टार स्टेटमेंट भी कहते हैं। ये जो सिंपल इंस्पायरिंग करने वाला होना चाहिए, याद करने लायक का होना चाहिए। ये जो वर्ड्स आप स्टेटमेंट, स्टार स्टेटमेंट जो आप रेडी करोगे, जैसे कि माइंडट्री का मिशन स्टेटमेंट है, हम अपने कस्टमर्स के साथ में मिल करके अपने लोगों के लिए एक खुशनुमा माहौल बनाएंगे। जैसे बिजनेस के योग्य सॉल्यूशंस या फिर टेक्निक यूज प्रोवाइड करेंगे। तो ये हुआ उनका। जैसे कि नोट करो कि मिशन स्टेटमेंट भी एक डीएनए से ही आता है, जैसे क्योंकि इसमें भी इमेजिनेशन, एक्शन और जॉय के एलिमेंट्स होते हैं। बिजनेस के योग्य सॉल्यूशन और टेक्नोलॉजी डिलीवर करने के लिए इमेजिनेशन और एक्शन चाहिए, और माइंडट्री में लोग ये बड़े जॉय यानी खुशी के साथ करते हैं। आपकी कंपनी का मिशन स्टेटमेंट काफ़ी टाइम तक सेम रहना चाहिए, इसीलिए ये जरूरी है कि आप इनको इस तरीके से बनाएं कि इसको फ्यूचर चेंजेस के लिए, पॉसिबिलिटीज़ के लिए टाइम हो, जगह हो। जैसे कि माइंडट्री ने अपने मिशन स्टेटमेंट के आईटी या फिर सॉफ्टवेयर शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है वहाँ पे। उन्होंने सिर्फ इसे बिजनेस एलिजिबिलिटी या फिर एनेबलिंग सॉल्यूशन या फिर टेक्नोलॉजी कहा है। इसका मतलब ये कि माइंडट्री शायद फ्यूचर में अपने कस्टमर को बेहतर सर्व करने के लिए कोई नया इन्वेंशन ला सकते हैं। ये माइक्रोसॉफ्ट मिशन स्टेटमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट में हम दुनिया भर के लोगों और उनके बिजनेस को उनके पूरी पोटेंशियल का एहसास दिलाने के लिए मदद करने की उम्मीद करते हैं। तो लोगों का मानना ये होता है कि ये एक अच्छा गूगल का मिशन स्टेटमेंट, गूगल का जो मिशन दुनिया की इंफॉर्मेशन को ऑर्गेनाइज करना और इस तरीके से दुनिया भर में लोगों की पहुंच को आसान और उपयोगी बनाना रहता है। तो देखा आपने, जैसे दोनों कितने सिंपल है, मेमोरेबल है और ब्रॉड है। ये चीज हम देख सकते हैं कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट एग्जैक्टली वही करे जो उनका मिशन स्टेटमेंट कहता है। अपना मिशन स्टेटमेंट पता करने के बाद आपको अपना विजन क्रिएट करना होगा, यानी अपने गोल सेट करने होंगे। आपके विजन में आपके फाइनेंशियल गोल, एडमिनिस्ट्रेशन गोल, सोसाइटी के प्रति गोल शामिल होते हैं। फाइनेंशियल गोल सर्टेन लेवल के प्रोबेबिलिटी या फिर इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला रिटर्न है, जो कि आपको एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आपको मिलता है। एडमिनिस्ट्रेटिव गोल का मतलब होता है कि इंडस्ट्री में अवार्ड जीतना या बेस्ट एम्प्लॉयर की लिस्ट में आपका नाम आना। सोसाइटी के प्रति गोल वो सपोर्ट है जिसके लिए कंपनी खड़ी होती है। कुल मिलाकर के बोले तो आपका डीएनए आपको ये बताएगा कि आप कौन है, आपका मिशन बताएगा कि आप क्या बनना चाहते हैं, आपका मिशन टाइम से बंधा हुआ गोल जो आपने अचीव करने का वादा किया है। आपका विजन मजबूत होना चाहिए, इसमें चेंज की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। फ्यूचर में 3 या फिर 5 साल को लेकर के आपको अपना विजन बनाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 2005 में माइंडट्री ने 2008 के लिए विजन क्रिएट किया। उनका पहला गोल था कि $230 बिलियन का रेवेन्यू अचीव करना। दूसरा गोल था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के मामले में इंडस्ट्री की टॉप 10 कंपनी में अपना नाम दर्ज कराना। और तीसरा गोल था इंडस्ट्री के टॉप 20 सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली कंपनीज में आना उनका नाम। और चौथा गोल था अपने जो प्रॉफिट में से एक बड़ा सा अमाउंट सोसाइटी में प्राइमरी एजुकेशन के लिए डोनेट करना। अब बात करते हैं राइटिंग द बिजनेस प्लान। यानी बिजनेस प्लान एक स्ट्रेटजी डॉक्यूमेंट होता है जो बिजनेस के फाइनेंशियल एस्पेक्ट पर जोर देता है। ये आपके सोर्स ऑफ इनकम, एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे, इन्वेस्टमेंट, प्रॉफिट या लॉस, फिर प्रॉफिट लॉस के जो प्रोजेक्शन का डिटेल्स या फिर 3 साल का व्यूज होता है। कई एंटरप्रेन्योर क्या करते हैं कि ये वो अपना देखते नहीं है बिजनेस प्लान। आपके लिए सिर्फ इतना कहना काफ़ी नहीं कि आपके पास एक ज़बरदस्त आइडिया है, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि मेरे पास एक कमाल का बिजनेस प्लान है और मुझे इसमें पूरा विश्वास है। तभी लोग आपको सीरियसली लेंगे। और 100 लोगों में से जो बिजनेस स्टार्ट करने चाहते हैं, सिर्फ 10 लोग ही ऐसे होते हैं जो ठोस बिजनेस प्लान बना पाते हैं।
और इन 10 लोगों में से सिर्फ 3 को लगता है कि उनका बिजनेस प्लान काम करेगा और 3 में से फिर बस एक ही पर्सन जो अपने प्लान पे सक्सेसफुल होता है। बेशक आपके लिए ये बात निराश करने वाली होगी, लग रही होगी, लेकिन आपको अगर सच में एक एंटरप्रेन्योर बनना है तो पहले बैठ करके ये सोचो कि आपके पास क्या आइडिया है और उस आइडिया को कैसे हम एक बिजनेस प्लान में बदल सकते हैं। इससे हमको वो एस्पेक्ट के बारे में भी पता चल जाएगा कि जो अभी तक हमारे दिमाग में आया भी नहीं है, या फिर वो पार्ट जिनमें आपको ज़्यादा फोकस करना है। अपने बिजनेस प्लान को आप इन्वेस्टर्स ढूंढने के लिए यूज कर सकते हैं, लेकिन ये आपको कस्टमर या फिर बिजनेस को अट्रैक्ट करने में भी हेल्प करेगा। इन्वेस्टर जानते हैं कि बिजनेस प्लान चेंज होते रहते हैं, इसीलिए वो लोग ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, लेकिन वो ये बात जरूर श्योर करना चाहेंगे कि जरूर आप ये कर सकते हैं कि नहीं, आपके अंदर पर्सनल कमिटमेंट हो, फ्लेक्सिबिलिटी और लड़ने की ताकत हो कि आप कोई भी क्राइसिस हैंडल कर सके। इन्वेस्टर्स ये जानना चाहते हैं कि आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्किल कैसी है, आप चीज़ों को लॉन्ग टर्म में कैसे देखते हैं, और आप मार्केट और कंपटीशन के लिए कितने हद तक तैयार हैं। कोई भी लीगल या फिर कंसल्टेंसी का फॉर्मेट आपको बता देगा, लेकिन जो चीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका कंटेंट। आपको ये देखना होगा कि आपका बिजनेस प्लान इन 10 सवालों का जवाब देता है कि नहीं। सबसे पहला सवाल आता है, आपकी कंपनी का विजन मिशन क्या है, आपका प्रोडक्ट क्या है, आप किस टाइप की सर्विस देते हैं, अपने आइडिया को आप कैसे प्रोडक्ट और सर्विस के तौर पे ग्रो कैसे करोगे, आपकी कंपनी मार्केट में कैसे परफॉर्म कर रही है और कैसे सर्विस दे रही है, मार्केट रिसर्च क्या कहती है, आपका ब्रांड औरों से कैसे अलग है, लोग आपका प्रोडक्ट और सर्विस क्यों लेना चाहेंगे, आपको फर्स्ट अपना कस्टमर प्रोडक्ट देने वाला कस्टमर कैसे मिलेगा, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या है, आपकी कंपनी ब्रेकिंग कब करेगी, आपका फंड कहाँ से मिलेगा, आपको वेंचर फंडिंग, पर्सनल कैपिटल और बैंक लोन से कितना मिलेगा, ये रिसर्च और डेवलपमेंट के लिए आपका क्या प्लान है, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए आपका क्या प्लान है, अपने खुद के ऑर्गेनाइजेशन बनाने में आपको क्या रिस्क नजर आ रहा है, और अगर रिस्क है तो आप उसको कैसे हैंडल करेंगे। एक चीज माइंड में रखना, ये सब सवाल को आपका आंसर क्लियर होना चाहिए, और अपने बिजनेस को लेकर के इम्प्रेस करना किसी को नहीं, बल्कि इसका पर्पस ये होता है कि आपने हर पहलू पे अच्छे से सोच विचार कर लिया है, आपका कोई कंफ्यूजन नहीं है, आप ये जानते हैं कि अभी आपको और क्या जानना है। बिजनेसमैन आपको हाई परफॉर्मेंस और सही इन्वेस्टर अट्रैक्ट करने में आपकी हेल्प करता है। आप और इन्वेस्टर आपके बिजनेस प्लान को बेस बना करके ही सारी नेगोशिएशन करेंगे। ये आपके लिए गाइड की तरह काम करेगा कि आप कितने पैसे के लिए कितने % का ओनरशिप लेने के लिए तैयार हैं। अब बात करते हैं चूजिंग द राइट इन्वेस्टर। अगर आप नए नए एंटरप्रेन्योर बने हैं तो शायद आपके लिए ये यकीन करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कोई वाकई में आपके आइडिया पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपके पास में वाकई में एक अच्छा आइडिया और कोर टीम है तो जो इस प्लान को सक्सेसफुल बनाने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड है, तो यकीन मानिए कि आपके बिजनेस के लिए एक फंडिंग नहीं बल्कि कई इन्वेस्टर्स आ जाएंगे। लेकिन आपको सही इन्वेस्टर को ही चूज करना है, और शुरू में आपको शायद फुल टाइम अपने आइडिया पे काम करना पड़ेगा, जिसके लिए आपको कैपिटल की भी जरूरत पड़ेगी। आप अपने सेविंग्स से लोन लेकर के अपना बिजनेस इंक्रीमेंट कर सकते हैं, और आपके आइडिया के लिए कई लोगों की अगर जरूरत है जो इसको 1 साल के अंदर डेवलप कर दे तो फिर कोई एंजल इन्वेस्टर ही आपके आइडिया पे काम करेगा। ये एक प्राइवेट इन्वेस्टर होता है जो आपको शुरुआत के लिए $500,000 तक दे सकता है, और बेस्ट बिजनेस स्टेबलाइज होने के बाद में आपको कोई एक वेंचर कैपिटलिस्ट वो होता है जो आपके स्टार्टअप में बड़े इन्वेस्टमेंट के तौर पे कुछ डॉलर इन्वेस्ट करेगा। ये फंड आपको उस साल तक बिजनेस चलाने में हेल्प करेगी जब तक कि आपको किसी और वेंचर कैपिटलिस्ट से सेकंड फंडिंग ना मिल जाती हो। जितनी भी बार आपको फंडिंग मिलेगी कंपनी में आपके ओनरशिप का कुछ % कम होता जाएगा, यानी हर फंडिंग के साथ में बिजनेस पर आपका कंट्रोल कम होता जाएगा। इन्वेस्टर के साथ में डील करना और शादी करना एक जैसा ही है, इसीलिए सोच समझ करके डील साइन करे। अपना पार्टनर चूज करते वक्त सावधान रहे। यहाँ कुछ गोल्डन रूल है जो सही इन्वेस्टर चूज करने में आपको हेल्प कर सकती है। सबसे पहले ऐसे इन्वेस्टर को चूज करो जो आपका बिजनेस समझते हो। कुछ इन्वेस्टर अपना पैसा दे करके ये वादा करते हैं कि उनका बिजनेस में कोई दखल अंदाजी नहीं होगी, लेकिन आपको ये समझना होगा कि कोई अगर अपना बिना लालच के इन्वेस्ट क्यों करेगा। इन्वेस्टर्स आपसे यही उम्मीद करेंगे कि आप अपने बिजनेस की सारी जिम्मेदारी लेते हुए उनको अच्छे रिजल्ट दें, और ये चीज़ आपको माइंड में रख करके चलनी होगी। सेकंड, कुछ इन्वेस्टर्स वादा करेंगे कि वो आपको क्लाइंट से मिलाएंगे वगैरह वगैरह, लेकिन एक इन्वेस्टर्स कोई सेल्स में नहीं होता है। अगर आपको एंटरप्रेन्योर होने के नाते अपना बिजनेस सेल करना नहीं आएगा तो फिर इन्वेस्टर से ये उम्मीद मत रखो। कस्टमर को बेचना आपका काम है, इसीलिए इन्वेस्टर्स अगर क्लाइंट लेकर के आता है तो उसे बोनस समझ लो। तीसरी चीज, हर चीज पेपर पे सेट होनी चाहिए।
हर चीज की डिटेल्स रखो, जैसे कि कैपिटल, बोर्ड में मीटिंग पार्टिसिपेंट्स, किसी से पैसे उधार लिए उसका हिसाब किताब, और एग्जिट और इम्पोर्ट का हिसाब किताब। सिर्फ बातों के भरोसे मत रहो, डील के टर्म्स नेगोशिएट करते वक्त साथ में अच्छा लॉयर और अकाउंटेंट भी रखो। चौथा, जब तक पैसा बैंक अकाउंट में नहीं जाता डील पक्की नहीं होती है। जब इन्वेस्टर्स आपके प्रपोजल में इंटरेस्ट दिखाते हैं तो पैसा मिलने में 6 महीने से 1 साल लग जाता है। डील फाइनल होने से पहले नेगोशिएशन होगी, काफी सारा पेपर वर्क भी होगा। इस दौरान आपको ऑल्टरनेटिव ऑप्शन के लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। शायद कोई और इन्वेस्टर भी आपके स्टार्टअप पे तैयार रेडी होगा, उनसे कम्युनिकेट करके देख लीजिएगा। और उनसे कम्युनिकेट करने में कोई बुरा ही नहीं है, जब तक आपने कोई फॉर्मल एग्रीमेंट ना बनाया हो। किसी इन्वेस्टर्स के लिए एक पॉसिबली डिमांड रखना सही बात नहीं है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपके अपने इन्वेस्टर या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव एक दूसरे के साथ में अच्छे फिर कम्युनिकेशन हो। दोनों पार्टी के बीच में एक दूसरे के बीच में भरोसा होना बहुत जरूरी है। अगर आपको शुरुआत से कोई इंसान पसंद नहीं आता तो वो फीलिंग कभी चेंज नहीं हो सकती। अगर ऐसा है तो ये इन्वेस्टर आपके लिए सही भी नहीं है। यहाँ हम सुब्रतो बाग जी का एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। जब वो माइंट्री के लिए इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे तो सुब्रतो की मिलाकर एक फंड मैनेजर के से हुई जो उसी होटल में रहते थे जहाँ पे वो ठहरे हुए थे। वो दोनों इस बात पर सहमत हुए कि फंड मैनेजमेंट के लिए सुबह 8 बजे एक ब्रेकफास्ट मीटिंग रखी जाएगी। सुब्रतो प्लान के मुताबिक थी तो 8 बजे फॉर्मल ड्रेस में रेडी होकर के मीटिंग के लिए उनके दरवाजे तक पहुंचे तो उन्होंने नींद में उठ करके दरवाजा खोला। सुब्रतो तो फॉर्मल ड्रेस में रेडी थे और जबकि वो आदमी अपने नाइट ड्रेस में ही था। वो सुब्रतो से उनके प्रपोजल के बारे में पूछने के बजाय वो अपने बिजनेस प्लानिंग के बारे में बात करने लगा। बस सुब्रतो ने उसी वक्त सोच लिया कि इसके साथ डील नहीं हो सकती है। उनको समझ में आ गया था कि ये आदमी उनके बिजनेस के लिए सही इन्वेस्टर नहीं हो सकता। फंड मैनेजर में इतनी तो तमीज हो जानी चाहिए कि तय किए हुए टाइम पे बिजनेस मीटिंग के लिए रेडी होकर के आए। बाद में सुब्रतो और उनके को फाउंडर्स ने वर्ल्डन इंटरनेशनल और ग्लोबल वेंचर के साथ में डील क्लोज किए। इन कंपनियों ने उनको अपने बिजनेस के बराबर में रखा। और बेशक आप जीरो से शुरुआत करें लेकिन अपने पोटेंशियल इन्वेस्टर से रेस्पेक्ट पाना डिजर्व करता है। बात करते हैं आगे। द कंपनी इज नोन बाय द कस्टमर्स इट कीप्स, यानी कि आपके कस्टमर्स का जो एक्सीलेंट या फिर एवरेज होना आपके ऑर्गेनाइजेशन पर काफी इम्पैक्ट डालता है। अच्छा बिजनेस और अच्छे कस्टमर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जहाँ अच्छे कस्टमर्स आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटी देते हैं वहीं गलत कस्टमर्स आपके बिजनेस को नीचे ले जाते हैं। इसीलिए सोच समझ करके अपने कस्टमर को चूज करना। यहाँ आपको 3 उदाहरण फैक्टर्स याद रखने की जरूरत होती है, जैसे कि ट्रस्ट यानी भरोसा, सेंस ऑफ इक्वलिटी यानी समानता या फिर बराबर होना की भावना, और टेक्नो मैनेजरियल वैल्यू जो आपके कस्टमर्स ला सकते हैं। भरोसा आपके हर ट्रांजेक्शन को एफिशिएंट और प्रोडक्टिव बनाता है। जैसे मान लो आपने किसी कस्टमर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किया है लेकिन अगर कहीं बीच में प्रॉब्लम आ गई और आपके बीच में भरोसा नहीं है तो क्लाइंट अपने कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स याद दिलाते हुए फौरन हाथ खड़े कर देगा। लेकिन अगर आप दोनों में आपसी समझ और भरोसा है तो क्लाइंट पूरी ईमानदारी से डील को निभाने की कोशिश करेगा, जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। अब क्योंकि आप एक स्टार्टअप फॉर्म हो तो आपका क्लाइंट आपसे बड़ा होगा। गलत कस्टमर आपको कभी बराबर समझ के ट्रीट नहीं करेगा, उसकी अपनी डिमांड होगी और वो हमेशा अपनी बातों को ऊपर रखने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर आप उनके सामने झुकेंगे और हर डिमांड पूरी करने की कोशिश करेंगे तो कस्टमर आपके साथ हमेशा ऐसे ही बिहेव करेगा, वो आपको दबाने की कोशिश करेगा। और ज़्यादातर ऐसे क्लाइंट्स को ना सुनने की आदत नहीं है। ये सच है कि आपको बिजनेस चलाने के लिए अपनी काबिलियत प्रूव करनी होती है, लेकिन जब रिलेशनशिप बराबर और कंट्रीब्यूशन यानी कि सहयोग पर बेस्ड होती है तो स्टार्टअप्स और जो भी कस्टमर्स दोनों के लिए ही एक विन विन सिचुएशन होती है। टेक्नो मैनेजरियल वैल्यूज का सीधा मतलब होता है वो लेसन, वो फीडबैक या एक्सपीरियंस, नॉलेज, स्किल्स जो आप कस्टमर्स के साथ में रिलेशनशिप में सीखते हैं। एक बार आप अपने सही कस्टमर के साथ में काम करने लगेंगे तो वो आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कराएगा। वहीं गलत कस्टमर्स आपको फील कराएगा कि आपने कुछ नहीं सीखा और आपकी ग्रोथ जीरो है। फिर चाहे उन्होंने प्रोडक्ट और सर्विस के एक्सचेंजेस में बहुत अच्छा ही क्यों ना मिला हो, उनको कुछ भी चीज़ है बहुत अच्छा पे क्यों ना किया हो, आपको इन तीनों चीज़ों का ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर आप गलत कस्टमर्स से डील कर रहे हैं तो शायद आपका कॉम्पिटिटर जरूर सही कस्टमर्स से डील कर रहा होगा। और यही चीज़ को समझने के लिए अब आगे बात करते हैं फ्रॉम आइडिया टू IPO। तो सुब्रतो बागची अपने बुक में इस चैप्टर को रखने से हिचकिचा रहे थे क्योंकि IPO का टॉपिक ही नए एंटरप्रेन्योर को उनके बिजनेस से भटका देता है।
आईपीओ यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, यानी ये इतना बड़ा कॉन्सेप्ट है कि शायद इसके चक्कर में आप बेसिक भी भूल जा सकते हो। कई एंटरप्रेन्योर आप अपने बिजनेस को इतना सक्सेसफुल बनाने का सपना देखते हैं कि पब्लिक हो जाए और स्टॉक्स बेच करके ढेर सारा पैसा कमा सके। लेकिन किसी कंपनी का पब्लिक होना कोई बच्चों का खेल नहीं है। आईपीओ बनाने का पर्पज होता है अपने बिजनेस को बढ़ाना या फैलाना और अपने इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ी वैल्यू बिल्ड करना। तो आपकी कंपनी इतनी सक्सेसफुल होनी चाहिए कि इन्वेस्टर्स को इतना रिटर्न मिल सके जो उनके बैंक डिपॉजिट के अर्निंग से कहीं ज़्यादा हो। लेकिन आईपीओ करने से पहले आपके बिजनेस में एक प्रिडिक्टेबल रेवेन्यू, क्लियर फ्यूचर प्लान्स और टॉप मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेटजी, ऑर्गेनाइजेशन मैच्योरिटी और राइट टाइमिंग होना बहुत ज़रूरी है। एक आईपीओ तैयार करने के लिए कई महीनों लग जाते हैं। आपके पास एक मर्चेंट बैंकर होना चाहिए, आपको कई शहरों में जाना पड़ेगा, डोमेस्टिक कम्युनिटी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको रिपोर्टिंग, ऑडिटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी के लिए एक मैनेजमेंट सेट करना पड़ेगा। छोटे एक्सचेंज में लिस्टिंग के लिए आपको करीब $50 मिलियन मिल जाएंगे, बट डोमेस्टिक एक्सचेंज के लिए आपको $100 मिलियन या उससे ज़्यादा भी मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपको इतना ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं चाहिए तो बेटर है कि आप आईपीओ ना ही करो। इसके बदले आप प्राइवेट इक्विटी फंडिंग कर सकते हो। अपने पास एक क्लियर प्लान होना चाहिए कि आप आईपीओ के पैसे से कैसे वैल्यू क्रिएट करोगे। इन्वेस्टर्स अपनी वैल्यू इन्वेस्टमेंट पर टर्म्स एक्सपेक्ट करेंगे। वेंचर कैपिटलिस्ट अपनी होल्डिंग के कुछ हिस्से छोड़ देने की भी उम्मीद रखेंगे। कुछ एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि पब्लिक होने से पहले आपको कम से कम 8 महीनों तक लगातार एसटीडी ग्रोथ मेंटेन करना पड़ेगा। और इन शॉर्ट आईपीओ का मतलब होता है बड़ी जिम्मेदारी उठाना। बेहतर होगा कि पहले अपना बिजनेस कंट्रोल किया जाए, फिर उसके बारे में सोचा जाए। सब आईपीओ कंपनी बने रहने का एक फायदा ये भी होता है कि क्वार्टरली रिजल्ट का प्रेशर लिए बिना आप अपने बिजनेस का ग्रोथ पे फोकस कर सकते हैं। चाहे अभी आप आईपीओ स्टेज पे नहीं पहुंचे होंगे तो भी ऐसा दिखाओ कि आप उस लेवल पे पहुंच चुके हो। अपनी कंपनी पे अकाउंटेबिलिटी यानी कि जवाबदारी का कल्चर क्रिएट करो। अपनी कंपनी में प्रोफेशनलिज्म लाओ। रेवेन्यू और प्रॉफिट के अपने प्रोडक्ट को अचीव करने की कोशिश करो ताकि टाइम आने पर आप रेडी हो। और इतना सब कुछ समझने के बाद आप समझते हैं उन रीजंस की वजह से जिसकी वजह से स्टार्टअप्स फेल हो जाते हैं। तो नेक्स्ट चैप्टर है रीजन स्टार्टअप फेल्स। ज्यादातर स्टार्टअप शुरुआत के 5 साल में ही फ्लॉप हो जाते हैं। इसका सबसे कॉमन कारण है फाउंडर्स के बीच मतभेद होना। दोस्ती और बिजनेस पार्टनरशिप में जमीन आसमान का फर्क होता है। अगर आप अपने दोस्त के साथ कोई बिजनेस पार्टनरशिप कर रहे हो तो एक ऑब्जेक्टिव नजरिया लेकर के चलो। क्या आपको लगता है कि आपका फ्रेंड अच्छा बिजनेस पार्टनर साबित होगा? आपका फ्रेंड बिजनेस को क्या दे सकता है? उसके होने से बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा? इन सारे सवालों के जवाब अगर आपने कॉन्फिडेंटली दे दिए तो शायद आप उन आपसी प्रॉब्लम से उभर पाएंगे जो एक फ्रेंड से बिजनेस पार्टनर बनने पर आपके सामने आने वाले हैं। अब क्योंकि आप दोस्त थे तो ये डिसाइड करना शायद थोड़ा अजीब लग सकता है कि आप में से कौन नंबर 1 होगा, कौन नंबर 2, यानी कि किसको कितना परसेंटेज मिलेगा। आपको ये चीजें स्टार्टिंग में ही क्लियर करनी चाहिए ताकि बाद में बिजनेस में कोई प्रॉब्लम ना हो। स्टार्टअप्स के फेल होने का दूसरा कारण होता है फंडिंग की कमी, यानी कि आपको ये भी पहले से क्लियर कर लेना चाहिए कि बिजनेस में टोटल कितना पैसा लगेगा और इस पैसे का इंतजाम कैसे होने वाला है। कोई भी बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको 3 या 5 सालों का प्लान बना के चलना पड़ेगा कि आपको कितना पैसा और कब चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि आप इस पैसे को कैसे और कहाँ यूज करोगे। पैसा खत्म होने से 6 महीने या फिर 1 साल पहले आपको पैसे का इंतजाम स्टार्ट करना होगा। ये ध्यान रखिए कि आपके पास में बैंक में वर्किंग कैपिटल हो। स्टार्टअप्स के फेल होने का अगला कारण होता है डेडली एंड्रॉयड सिस्टम, जिसका मतलब है कि एक कस्टमर सिर्फ एक ही जगह या फिर एक ही टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होता होगा। टेक्नोलॉजी पर डिपेंड होने का मतलब होता है अपना बिजनेस चलाने के लिए एक ही टाइप के प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी के भरोसे बैठे रहना। आपको अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट या टेक्नोलॉजी के आइडियाज डेवलप करने हो। आपको इनोवेटिव बनना पड़ेगा। और याद कीजिए जैसे कुडन फेल हुआ था जब वो फ्रंट फोटोग्राफी से डिजिटल फोटोग्राफी में शिफ्ट नहीं कर पाया था, और मूकी का भी वही हाल हुआ था जब वो बेसिक फोन से स्मार्टफोन नहीं बना पाया था। और कस्टमर डिपेंडेंस का मतलब होता है कि आपका बिजनेस सिर्फ अच्छे कस्टमर के भरोसे चल रहा है। जैसे एग्जांपल के लिए जैसे कोई आईटी कंपनी स्टार्ट करने के लिए सोचते हैं को मिलकर के, उनका फ्रेंड जो है वो यूएस में है और उनको कॉन्ट्रैक्ट देने के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ सोच पाते 100 से भी ज्यादा लोग उस प्रोजेक्ट पे काम करना स्टार्ट कर देते हैं। उनका बिजनेस रातों रात चल पड़ता है, लेकिन यही सक्सेस उनके लिए एक जाल बन जाती है। दोनों दोस्तों को और कोई क्लाइंट नहीं मिल पाता है। जल्दी उन्हें पता चलता है कि उनके यूएस वाले कॉन्टेक्ट को अपने बिजनेस में कुछ दिक्कत आ रही है। वो उन्हें प्राइवेट प्राइसेस कम करने को करता है और कुछ पेमेंट्स भी लेट कर देता है, लेकिन उसके बाद में और ज़्यादा प्रॉब्लम आना स्टार्ट होता है। शुरुआती 3 सालों में एक भी कस्टमर के पास में आपके बिजनेस के शेयर का 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और 5 साल से पहले किसी भी देश या शहर को आपके बिजनेस का 50% से ज़्यादा नहीं मिलना चाहिए।
इस तरह आपके फेल होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्या आप शॉपकीपर या दुकानदार हो या फिर सीईओ हो? आप ओनरशिप चाहते हैं या फिर ग्रोथ? आप परफेक्शन चाहते हैं या फिर दूसरों को जिम्मेदारी सौंप करके एक्सपेंड करना चाहते हो? अगर आप एक शॉपकीपर हो तो आप पूरा ओनरशिप चाहते हो और हर चीज़ कंट्रोल करना चाहते हो। आप सारे काम खुद हैंडल करना चाहोगे क्योंकि आप कोई भी काम एम्प्लॉयज़ पे नहीं छोड़ना चाहते होगे और नतीजा ये होगा कि आपके पास कुछ ही कस्टमर्स होंगे। अगर आप सीईओ बनना चाहते हो तो एक ऐसी कंपनी बनाना चाहते हो जो आपके चाहने जाने के बाद भी चलती रहे, तो आपको आपकी कंपनी के पास पूरा कंट्रोल छोड़ना होगा और सेल्स, फाइनेंस और मार्केटिंग और ह्यूमन रिसोर्स जैसे डिपार्टमेंट के लिए मैनेजर हायर करना होगा, क्योंकि ऐसे ही एक कंपनी ग्रो करती है। तो सीधी सी बात है कि आपको ये पता करना होगा कि आपका पर्सनल स्टाइल क्या है। अगर आप एक शॉपकीपर है तो इसमें भी कोई बुराई नहीं है, लेकिन आप इससे बड़े भी बन सकते हैं। स्टार्टअप के फेल होने का और एक कारण होता है खराब मैनेजमेंट। जो कुछ भी बिजनेस का है वो फाउंडर का नहीं हो सकता। जैसे एग्जांपल के लिए आप किसी सक्सेसफुल कॉफी शॉप चेन के फाउंडर है, आप अपने फैमिली के साथ में किसी ब्रांच में कॉफी पीने के लिए जाते हो, लेकिन एक अच्छे एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपको कॉफी पीने के बाद बिल भी पे करना चाहिए, क्योंकि ये पैसा बिजनेस का होता है, भले बिजनेस आपका अपना ही क्यों ना हो। अगर आप फ्री में कॉफी पियोगे तो आपकी फैमिली भी फ्री में पिएगी। आपको अपने बिजनेस के लिए खुद को अकाउंटेबल यानी कि जवाबदेह बनाना चाहिए। इसके हर खर्चे और डिसीजन के लिए आपकी जिम्मेदारी बनती है। आपका बिहेवियर एक ऑनर होने के नाते अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक अफेक्ट करता है। कई सारे स्टार्टअप इसीलिए भी फेल होते हैं क्योंकि ये एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करने की कोशिश करते हैं जो इनकी कंपटीशन पे नहीं आता है। कोर कॉम्पिटेंसी का मतलब होता है रिसोर्सेज का कॉम्बिनेशन जो किसी फॉर्म को मार्केट से हट के बनाता है। इस केस में होता है कि फाउंडर जल्द से जल्द बहुत बड़े बनना चाहते हैं, लेकिन आपको एक बैलेंस बना के चलना होगा। हाँ, ये ठीक है कि आपको रिस्क लेने पड़ते हैं और आपको इनोवेट करने की भी ज़रूरत होती है, लेकिन ऐसा ना हो कि आपका नया प्रोडक्ट फ्लॉप हो जाए। इसका और एक एग्जाम्पल पढ़ते हैं जो कि अमेजोन ने फायर फ्रॉम क्रिएट करने की कोशिश की। जब आप नए एरिया में एक्सपेंड करने की कोशिश करते हैं तो उस पर पूरा एफर्ट लगाते हैं। ऐसे में टीम के किसी सीनियर मेंबर को चाहिए कि उसे नए प्रोजेक्ट को लीड करना चाहिए, उस पर प्रोडक्ट को चलाने की जिम्मेदारी डाली जाए। अगर आप प्रोडक्ट को 100% सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपके सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो जाएंगे। स्टार्टअप के फेल होने का कुछ और भी कारण होता है जब फाउंडर का सारा फोकस वैल्यू क्रिएट करने से ज़्यादा खुद जल्द से जल्द अमीर बनने में होता है। शायद आप एक कंपनी इसलिए खड़ी करें कि उसको जल्दी से जल्दी बेच करके अमीर बना जा सके, लेकिन ये गलत माइंडसेट है। एक एंटरप्रेन्योर होने के नाते आपका काम है रियल प्रोडक्ट और सर्विस देना और उसको कस्टमर को बेचना। चाहे आप आईपीओ के साथ में पब्लिक में जाए कोई या फिर कोई बड़ी कंपनी खरीदे, सब कुछ आपके एफर्ट्स पर डिपेंड करता है। लास्ट में हम ये कहना चाहेंगे कि कोई स्टार्टअप बिल्ड करना मेंटली और फिजिकली काफ़ी थकाने वाला काम होता है। किसी भी बिजनेस को टेक ऑफ करने के लिए 5 साल चाहिए। इन 5 सालों में आप किसी कंपनी एग्जीक्यूटिव के मुकाबले डबल मेहनत करते हैं। इस दौरान आपको अपनी हेल्थ का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने के लिए समय निकालना चाहिए, बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक भी लेने चाहिए और साल में एक बार लंबे वेकेशन पे जाने पे भी कोई बुराई नहीं है। काम के अलावा कुछ और एक्टिविटीज़ भी करो, जैसे कि कोई हॉबी, किसी के साथ एक्सरसाइज और मेडिटेशन भी करनी चाहिए। वर्क और लाइफ को बैलेंस करने की कोशिश करें, आप समझ रहे होंगे। और अब बात करते हैं कंक्लूजन का। इस समरी में हमने अपने कोर टीम मेंबर्स को चूज करने के बारे में जाना। कोर टीम मेंबर्स की में काबिलियत होनी चाहिए और उनमें फेल होकर के दोबारा कोशिश करने का जज्बा भी होना चाहिए। उनके अंदर ये खूबी हो कि वो एक दूसरे की कमजोरी को कवर कर सके और किसी भी तरह के फीडबैक को लेने के लिए ओपन हार्टेड हो। और आपने ये समझा कि आप जो भी हो अपने डीएनए की वजह से हो। आपका मिशन बताता है कि आप क्या बनना चाहते हो, आपका विजन वो गोल है जो आप अचीव करना चाहते हो। आपने ये भी जाना कि सिर्फ एक ग्रेट आइडिया होने से काम नहीं चलेगा, आपको बैठ करके अपने लिए एक सॉलिड बिजनेस प्लान भी बनाना पड़ेगा। और अगर इन्वेस्टर की आए तो आपको ऐसे लोग चूज करने चाहिए जो आपका बिजनेस समझते हैं और आपकी रेस्पेक्ट करते हैं, आपको इज्जत देते हैं। डील तब तक फाइनल नहीं होती जब तक कि पैसा आपके अकाउंट में ना आ जाता हो। इसके साथ ही सारी डिटेल्स ऑफिशियल रखना। आपको कस्टमर्स ऐसे चाहिए जिनके साथ आपका आपसी सम्मान और भरोसे का रिश्ता हो। सही कस्टमर्स आपको बहुत पॉजिटिविटी दिखा सकता है, जबकि गलत कस्टमर आपको नीचे ले जा सकता है। अपनी कंपनी को पब्लिक करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। आपके इन्वेस्टर्स अपने इन्वेस्टमेंट से रिटर्न की उम्मीद रखते हैं। बेशक आप अभी आईपीओ स्टेज पे नहीं पहुंचे होंगे, लेकिन फिर भी हमेशा अपने प्रोडक्ट को और फाइनेंस को दूसरी चीज उसी तरीके से इम्प्रूव करते रहो। ज़्यादातर स्टार्टअप्स के फेल होने के पीछे कई कारण होते हैं। उनमें से कुछ है फाउंडर्स के बीच में मतभेद होना, फंडिंग की कमी, किसी कस्टमर्स या फिर
एक्नॉलेजमेंट पर हद से ज़्यादा डिपेंड होना या खराब मैनेजमेंट। तो इतना कुछ समझने के बाद आप बताइए कि क्या आप एंटरप्रेन्योर बनने के लिए रेडी हैं? अपना खुद का स्टार्टअप बिल्ड करने के लिए रेडी हैं? याद रखिए, ये सफ़र काफ़ी लंबा है और इस समरी से हमने कई तरीके के आइडियाज़ सीखे, लेकिन सबसे बेस्ट टीचर हमारा खुद का एक्सपीरियंस होता है। जब तक आप खुद ट्राई नहीं करेंगे तब तक समझ नहीं पाएंगे। तो कैसी लगी आपको यहाँ समरी, या फिर कोई और समरी सुननी है तो फिर आप कमेंट बॉक्स पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस ऑडियो। थैंक यू सो मच।